अरे मानिए भाई, मान लीजिए ना भैया, यही सब करिए। कहाँ दिखा रहे हैं? कैसे ही चले लाए हमने चल रहा है, अधिकारी में चल रहा है। चलिए आप चलिए ले करिए। कैसे कह दिया हमने किया इसको? बोलिए। हमने कुछ नहीं किया है। भैया अरे भाई दिखाया गया। कोर्ट अभी फैसला कर देगी कि तो आपने कैसे कह दिया हमने पछतावा किया है? हमने जब कुछ किया ही नहीं तो पछतावा कहाँ से? सीसीटीवी में तो नजर आ रहा था भैया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ किसी एक मुकदमे का अंत नहीं करते, बल्कि देखा जाए तो पूरे देश की आत्मा पर सवाल जरूर खड़ा कर देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा मामले में आया हालिया फैसला भी कुछ ऐसा ही है। एक ऐसा फैसला, एक ऐसा अदालत जो संविधान और कानून की शपथ लेकर बैठती है, जब अपने फैसले में भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता के बजाय मनुस्मृति का जो हवाला है वो देती है, तो ये सिर्फ एक न्यायिक आदेश नहीं रह जाता, बल्कि ये संकेत बन जाता है दोस्तों कि क्या भारत का न्याय अब संविधान से नहीं बल्कि किसी धार्मिक ग्रंथ से संचालित होने जा रहा है। बहराइच हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी और अन्य 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा कठोर है, अपराध गंभीर है, लेकिन सवाल सजा पर नहीं, सवाल उस आधार पर है जिस आधार पर यह फैसला लिखा गया है। फैसले में मनुस्मृति के श्लोकों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, जबकि भारतीय न्याय व्यवस्था का स्पष्ट नियम है कि न्याय केवल संविधान, आईपीसी और सीआरपीसी के तहत ही होगा। लेकिन तब भी यह फैसला लिखा गया, जिसके चलते न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। ये कोई मामूली लापरवाही नहीं है दोस्तों, मामूली लापरवाही नहीं कही जा सकती। जब एक न्यायाधीश धार्मिक ग्रंथ का हवाला देता है तो वो ये संदेश देता है कि न्याय की जो कसौटी है वो अब सेक्युलर संविधान नहीं बल्कि किसी एक परंपरा या विचारधारा से जुड़ा ग्रंथ हो सकता है। और देखिए, ये वो बिंदु है जहां लोकतंत्र खतरे में दिखने लगता है। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा और अनुच्छेद 25 से 28 धर्म को निजी आस्था तक सीमित रखते हैं। मनुस्मृति इन मूल्यों के ठीक विपरीत खड़ी हुई जो है वो दिखाई देती है दोस्तों। अंबेडकर और मनुस्मृति का जो टकराव है वो इस फैसले के दौरान देखा गया। यही वजह थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। अंबेडकर साहब ने ये कहीं ना कहीं वो जानते थे कि ये जो ग्रंथ है वो जन्म आधारित भेदभाव, स्त्री विरोधी सोच और सामाजिक असमानता का वैचारिक आधार है। संविधान का निर्माण ही इसलिए हुआ था दोस्तों, ताकि भारत जाति, धर्म और लिंग के आधार पर नहीं बल्कि समान नागरिकता के सिद्धांत पर चले। इसीलिए संविधान की गणना हुई। जब अदालत में मनुस्मृति आती है तो वो उसी भारत की वापसी का संकेत देती है जिसे अंबेडकर खत्म करना चाहते थे। राजनीतिक और वैचारिक संदर्भ भी इस चर्चा का अहम पहलू है दोस्तों, क्योंकि ये जो फैसला है किसी वैक्यूम में नहीं आया है। पिछले कुछ सालों में आप देखिए, और हमने देखा भी है कि शिक्षा पाठ्यक्रमों में संविधान और सेक्युलरिज्म का जो सिकुड़ता स्थान, धार्मिक प्रतीकों का सरकारी मंचों पर बढ़ता इस्तेमाल, भीड़ के न्याय का सामान्य हो जाना और मीडिया ट्रायल का चलन, ये सब मिलकर एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा करता है दोस्तों, जहां
संवैधानिक राष्ट्र को धीरे धीरे एक वैचारिक राष्ट्र में बदला जा रहा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका और वैचारिक दबावों से स्वतंत्र रखने की बात करता है, लेकिन जब फैसलों की बात आती है या फैसलों की भाषा धार्मिक ग्रंथों से ली जाने लगती है तो सवाल उठना लाजमी है। क्या न्याय अब कानून से नहीं बल्कि राजनीतिक एजेंडे से संचालित होगा? आप ही बताइए। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की चिंता इसी बिंदु पर केंद्रित है। उनका यह कहना साफ है कि अदालतें धर्मनिरपेक्षता, निष्पक्षता और समान न्याय की बुनियाद पर खड़ी है, ना कि किसी एक धार्मिक किताब पर। लोकतंत्र कैसे खत्म होता है? आप ही बताइए दोस्तों, कैसे खत्म होता है? लोकतंत्र कभी एक दिन में खत्म नहीं हो जाता है और ना ये ऐसे खत्म होने वाली चीज है। वो धीरे धीरे कमजोर होता है या किया जाता है, कभी शिक्षा से, कभी मीडिया से, कभी न्यायपालिका से। जब ऐसे फैसले सामान्य लगने लगे, जब लोग कहे कि नतीजा सही है, तरीका मायने नहीं रखता, तभी लोकतंत्र सबसे ज्यादा खतरे में आता है और ऐसे लोकतंत्र कमजोर होता है दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों आज सवाल ये नहीं है कि एक आरोपी को फांसी मिली या उम्र कैद। सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में न्याय का जो तराजू है वो संविधान के हाथ में रहेगा या किसी धार्मिक ग्रंथ के हवाले कर दिया जाएगा, जैसा कि इस मामले में देखा गया। अगर आज अदालत में मनुस्मृति आई है तो कल कौन सी किताब आएगी? और तब क्या हम ये कह पाएंगे कि भारत अब भी संविधान से चलता है? कह पाएंगे क्या दोस्तों? ये फैसला एक चेतावनी है, तेज, साफ और डरावनी चेतावनी दोस्तों, जिसे हमें जल्द से जल्द समझना होगा, वक्त रहते समझना होगा। इसीलिए मैंने ये जिक्र किया कि कल कौन सी किताब अदालत में आएगी। एक तेज, साफ और डरावनी चेतावनी को आप किस तरह से देखते हैं दोस्तों? और इसी के साथ अब तय हमें करना है कि हम इसे सिर्फ एक खबर मानकर आगे बढ़ जाएंगे या एक मात्र चर्चा समझकर आगे बढ़ेंगे या संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सवाल उठाएंगे। क्योंकि जब न्याय चुपचाप बदलता है तब इतिहास गवाही देता है, और वो देता है गवाही ये कि लोकतंत्र सबसे पहले वही हारता है। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोगों पर एक सवाल मैं छोड़े जाती हूं जो कमेंट बॉक्स में जिसका जवाब आप जरूर दीजिएगा दोस्तों, कि लोकतंत्र को हराना है या लोकतंत्र के साथ खड़े होकर उसे मजबूत करना है, देश हित के लिए, अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि चर्चा कैसी लगी और लोकतंत्र के साथ आप खड़े हैं या फिर ऐसे ही मौन, ऐसे ही चुप्पी साधे हुए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।